गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। एफएस सेंटर कॉलेज दुर्निया बरेली की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की रसायन विज्ञान, चैप्टर चला है ठोस अवस्था और हमारा टॉपिक है प्रत्येक यूनिट सेल में परमाणु की संख्या ज्ञात करना या Z का मान ज्ञात करना या रैंक को ज्ञात करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो आप इस चैप्टर का एक भी न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको न्यूमेरिकल सीखने हैं तो आप इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िए कि हम Z कैसे निकालेंगे या रैंक का मान कैसे निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस चीज़ को सीखने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन क्या होता है, कंट्रीब्यूशन का मतलब वितरण क्या होता है। ठीक है, तो जरा मेरी बातों पर ध्यान देना, जरा ध्यान से देखो प्यारे बच्चों। यूनिट सेल के बारे में पढ़ा चुका हूँ। तो इस टाइप से हमारा यूनिट सेल होता है, क्यूबिकल यूनिट सेल है ना। और इसके कॉर्नर 8 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर होते हैं। ठीक है, तो कॉर्नर की संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों? 8 मैंने लिख दी है, कॉर्नर 8 होते हैं। मैं आपको कल लेक्चर में समझा चुका हूँ। एड्ज कितनी होती है? एड्ज 12 होती हैं। ठीक है, कैसे? ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एड्स हो गई प्यारे बच्चों। फेस 6 होते हैं। ठीक है, तो देखो एक फेस ये हुआ 1 2 3 4, एक 5 और एक इसे बैक साइड में होगा, है ना। 6 फेस हो गए। इसको आप देख सकते हो। देखो प्यारे बच्चों, 1 2 3 4 5 6 फेस हो गए। ठीक है, और देखो इसमें जो बॉडी डायगोनल होते हैं वो 4 होते हैं। बॉडी डायगोनल का मतलब होता है जो विकर्ण होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, एक विकर्ण यहाँ डाल सकते हैं, यहाँ के लिए एक ठीक है, और यहाँ से अगले 2, फिर यहाँ से फिर 3, मतलब 4 हो सकते हैं। मैं आपको पिछले लेक्चर में समझा चुका हूँ, फिर मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। बॉडी सेंटर एक होता है, किसी भी बॉडी का सेंटर मात्र एक ही होता है। तो इस बॉडी का सेंटर कितना होगा प्यारे बच्चों? एक ही होगा। ठीक है, ये तो मैं आपको पिछले लेक्चर में समझा चुका हूँ। फिलहाल अभी हमारा है कंट्रीब्यूशन, कि कंट्रीब्यूशन क्या हुआ करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मान लीजिए कंट्रीब्यूशन मतलब वितरण। मान लीजिए ये कॉर्नर पर ये एक एटम है, ये वाला, ये कितनी जगह डिवाइड हो सकता है? जब ये यूनिट सेल किसी भी जालक के अंदर फंसा होगा तब। जालक क्या होता है मैं समझाता हूँ। जब ये छोटे छोटे यूनिट सेल, देखो एक यूनिट सेल ये है प्यारे बच्चों, ठीक है, एक यूनिट सेल ये है। ठीक है, और ऐसे यूनिट सेल मैंने और ले लिए, ऐसे 4-5 यूनिट सेल ले लेता हूं मैंने। ये देखो 4 यूनिट सेल ले लिए। ठीक है, तो ये 4 यूनिट सेलों से ये क्या बना? इसको हम बोलेंगे जालक। ये क्या बना प्यारे बच्चों? जालक बना। तो इन जालक में कौन फंसा है? ये यूनिट सेल फंसे हैं। ठीक है, तो इस यूनिट सेल का एक कॉर्नर का एटम कितनी जगह डिवाइड हो सकता है, मैं वो बात कर रहा हूँ कि ये जब ये जालक जब ये यूनिट सेल किसी जालक में फंसा होगा तब ये कॉर्नर कितनी जगह डिवाइड ये होगा, ये जो आइटम है वो कितनी जगह बटा होगा, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये क्या है, एक यूनिट सेल मेरे पास है। ठीक है, और मान लीजिए इस पर एक एटम ये लगा है, फिट किया हुआ है। मैंने यहाँ चौक लगा लेता हूँ समझाने के लिए। ऐसा ही मान लीजिए एक यूनिट सेल यहाँ पे फिट किया हुआ है। ठीक है, अब यूनिट सेल नहीं, यहाँ पे एक ये एटम फिट किया हुआ है। अब ये एटम कितनी जगह डिवाइड होगा? जब ये किसी जालक में फंसता है तब। देखो मैं बताता हूँ आपके लिए। ठीक है, ये मैंने रख दिया एक यूनिट सेल। ठीक है, ये रहा एटम, ध्यान रखना ये क्या रहा? एटम, एक एटम ये कॉर्नर पर। ठीक है, अब देखो ये कितने बेटा बट गया, देखो ध्यान से देखो, ये एटम 2 जगह बैठ गया, एक इससे और एक इससे। ठीक है, अब एक यूनिट सेल मैंने और रख लिया। अब ये कितनी जगह बैठ जाएगा? ये ध्यान से देखो, ये देखो बेटा कितनी जगह बैठ गया। ये देखो ये यूनिट सेल था, देखो एक ये था एटम, देखो एक जगह, 2 जगह, 3 जगह बढ़ चुका है ना। अगर मैं एक और इसके ऊपर रख दूं यूनिट सेल, अब देखो ये बीच वाला कितनी जगह बढ़ जाएगा? ये बीच वाला ध्यान से देखो, ये ध्यान से देखो, ये देखो बेटा बढ़ जाएगा, एक एटम 4 जगह बढ़ गया। ठीक है, अब ऐसे ही मैं इसके ऊपर और रख दूं ऐसे। ठीक है, अब कितने जगह बढ़ गया? 5। तो ऐसे ही मैं इसके ऊपर रखते जाऊं। अब देखो 6, ठीक है प्यारे बच्चों, 7, ठीक है, और ये 8। अब जो बीच वाला जो था, इसमें जो एटम था कॉर्नर में, वो 8 जगह बढ़ चुका है। आगे बात समझ में? इसको घर जाके आप ट्राई कर लेना, मतलब इसको अपने घर पे ट्राई करना इन चीज़ों को। ठीक है, अब देखो कितने भी तुम साइड से यूनिट सेल लगा दो, जो आइटम था वो 8 जगह तो बटेगा। कॉर्नर वाला आइटम जो किनार पे आइटम लगा वो कितने बटेगा? 8। और ये क्या कहलाएगा? पूरा बना हुआ सिस्टम बना दिया, ये कहलाएगा जालक, और ये कहलाते छोटे छोटे यूनिट सेल। ठीक है, तो समझ में आ गया कि एक आइटम कॉर्नर पर लगा हुआ 8 जगह कैसे डिवाइड होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखो एक ये यहाँ पर कोई एटम लगा होगा कॉर्नर पर, तो वो 8 जगह डिवाइड होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ये होगा 1/8। ठीक है, कॉर्नर वाला आइटम कितने डिवाइड होगा? 1/8। अब हम बात करते हैं एड्ज की, कि एड्ज वाला जो एटम है वो कितने डिवाइड होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चेक करते हैं। मान लीजिए कोई एटम इस पे एड्ज पे लगा हो तो वो कितनी जगह बटेगा, है ना। चलो देखते हैं इसको। मान लीजिए यह है एड्ज, यहाँ पे कोई आइटम फिट कर दिया मैंने। ठीक है, देखो इसको कितनी जगह मार सकते हैं। ये मैंने दूसरा कितनी जगह बटेगा? 2 जगह बटेगा।
अब देखो कितनी जगह बटेगा ये, यहाँ से देखो, ये देखो पहले यहाँ पे मैंने आइटम लगाया था यहाँ, अब ये दिख रहा है, दिख रहा है ध्यान से, सही दिख रहा है ना, ठीक है। अब यहाँ पे एक आइटम था, ये कितनी जगह बटेगा 2 जगह, अब एक डिब्बा और फिट कर दिया मैंने ऐसे करके, कितनी जगह बटेगा 3, ठीक है। अब मैं एक और लगा दूँ 4 जगह बटेगा। अब क्या इससे ज़्यादा बढ़ सकता है, यहाँ पे लगा हुआ आइटम 2 जगह बटा, 2 डब्बे और ठोक दिए, कितने हो गए 4 से ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। अर्थात कॉर्नर पे लगा, जो एज पे लगा हुआ आइटम कितनी जगह बढ़ सकता है बेटा 1/4, 4 जगह बढ़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे 1/4, ठीक है। अब बात करते हैं फेस की, एक फेस पे लगा हुआ आइटम कितनी जगह बढ़ेगा, मान लीजिए आइटम यहाँ पे लगा हुआ है तो ये कितनी जगह बढ़ेगा, देख लेते हैं जरा। ये है हमारा यूनिट सेल, ठीक है, इस पर एक आइटम फिट किया हुआ है हमने, ठीक। अब ये देखो हमने यूनिट सेल्स में सेट करते हैं, ये देखो कितनी जगह बटा 2 जगह बटा। अब कितने भी यूनिट सेल लगा दो प्रत्येक फेस का, यहाँ अगर आइटम फिट है तो प्रत्येक फेस का सिर्फ 2 ही जगह बढ़ेगा, 3 जगह नहीं बढ़ सकता। तो फेस पे लगा हुआ आइटम मात्र 2 ही जगह बढ़ सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1/2, समझ में आ रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, समझिए। ये किताबों में ऐसे समझाया नहीं जाता, किताब में थ्योरिकल लिखा होता है, लिखा हुआ था, थ्योरिकल समझ में नहीं आता बच्चों को, तो समझिए मैं समझा रहा हूँ आपको। बॉडी डायगोनल कितनी जगह बढ़ सकता है, बॉडी डायगोनल का मतलब ये होता है बेटा कि इसके अंदर जो विकर्ण है वो कितनी जगह बढ़ सकते हैं। अरे भाई मान लो इस डिब्बे के अंदर विकर्ण है, ठीक है, इस डिब्बे के अंदर क्या है विकर्ण है, अब तुम कितने भी डिब्बा फिट कर लो, क्या बटेगा, क्या वो बटेगा, नहीं बटेगा ना, वो नहीं बटेगा। तो एक ही जगह है ना, एक ही जगह रहेगा, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1। अब रहेगा बॉडी सेंटर, बॉडी का सेंटर कितने बटेगा, इसके अंदर सेंटर होगा, कितने भी यूनिट सेल फिट कर लो वो एक ही जगह रहेगा ना, तो इसका भी हो गया ये 1, ठीक है। तो ये तो हो गया बेटा कंट्रीब्यूशन। अब हम बात करते हैं आखिर Z का मान हम कैसे निकालें अलग अलग यूनिट सेलों के लिए, तो वो मैं आपके लिए एक्सप्लेन करता हूँ बहुत ही इजी वे में, ट्रिक्स की हेल्प से। देखिए जरा, सपोज दैट हम बात करते हैं सिंपल यूनिट सेल की, कि सिंपल यूनिट सेल है तो उसमें हम Z की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, फॉर SCC सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, मुश्किल से 2 मिनट मैक्सिमम लगेंगे, पूरा फिनिश कर दूंगा, आप देखते रहिए बस, ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कैसे बना होता है, इसमें प्रत्येक कॉर्नर पर एक एक आइटम प्रेजेंट होते हैं, मैंने कल आपको समझाया था। तो प्रत्येक कॉर्नर पर, ठीक है, तो प्रत्येक कॉर्नर पर इसमें आइटम प्रेजेंट होते हैं, तो कॉर्नर कितने होते हैं बेटा 8, तो यहाँ और हाँ मल्टीप्लाई यहाँ पर कंट्रीब्यूशन, अब यहाँ पे Z की वैल्यू निकल आएगी ये, ठीक है, कंट्रीब्यूशन, तो Z की वैल्यू निकल आएगी, तो कॉर्नर कितने होते हैं 8, कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, तो उत्तर कितना आ गया 1, अर्थात Z = आ गया 1। कहने का तात्पर्य यह है, यहाँ Z की वैल्यू 1 आ गई या रैंक की वैल्यू 1 आ गई। आप कहते हो सर एक यूनिट सेल में क्या एक ही आइटम होता है, हाँ भाई एक ही होता है, कैसे, जरा इसको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। देखो प्यारे बच्चों, ये यूनिट सेल रहा, ठीक है, ये यूनिट सेल रहा, जब ये किसी जालक के अंदर फंसता है तो इसका एक कोना कितने बढ़ता है 1/8, कितने कोटे हैं टोटल 8, जोड़ लो जगह, 1/8 + 1/8 + 1/8, ऐसे 8 बार जोड़ोगे ना तो उत्तर आएगा तुम्हारा 1। आ रही बात समझ में, तो ऐसे आता है 1, कहने की जगह एक जो है ना ये बटा हुआ है, इसलिए टोटल अगर बात करें इस पूरे यूनिट सेल में मात्र एक ही आइटम होता है, ठीक है ना। तो बात समझ में आ गई आपकी, तो Z की वैल्यू 1 आ गई, कुल मिला के ये समझाना चाह रहा था मैं। खैर अब हम बात करते हैं फॉर VCC, ठीक है ना, BCC की बात करें या FCC की बात करते हैं, मुश्किल से आपको मैक्सिमम 1 मिनट और लगेगा। देखो जरा, पहला हो गया, दूसरा हो गया, दूसरे की बात करें FCC की, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो FCC मैंने आपको कल बताया था कि इसके जो आइटम होते हैं टोटल कहाँ होते हैं बेटा, कॉर्नर पे सेट होते हैं, कहाँ होते हैं कॉर्नर पे होते हैं, और एवरी फेस पर होते हैं, प्रत्येक फेस पर आइटम लगे होते हैं। तो कॉर्नर कितने होते हैं 8 मल्टीप्लाई 1/8 कंट्रीब्यूशन, ठीक है, और फेस कितने होते हैं 6, और कंट्रीब्यूशन मैंने कितना बताया था अभी फेस का 1/2, यहाँ से बोल रहा हूँ मैं, यहाँ से 1/8 लिखाता है, यहाँ से लिखूंगा 1/2, तो कंट्रीब्यूशन 1/2, यहाँ आंसर आएगा 1 प्लस यहाँ कट जाएंगे, कितना आएगा 3 = 4, ठीक है। तो यहाँ Z की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो यहाँ पर जो हमारा FCC यूनिट सेल जो होता है उसमें टोटल Z की वैल्यू कितनी होती है 4 आती है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। तो प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं तीसरा VCC, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कल पढ़ा चुका हूं इनके लिए। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो टोटल आइटम होते हैं कॉर्नर पे लगे होते हैं प्यारे बच्चों, है ना, और बॉडी के सेंटर पे भी एक आइटम रिप्रेजेंट होता है। तो कॉर्नर कितने होते हैं 8, कंट्रीब्यूशन कितना है 1/8, यहाँ देख लो कंट्रीब्यूशन कितना है 1/8, ठीक है, और सेंटर कितना होता है 1, कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1, यहाँ लिखा है देखो
लिखा है ना, ठीक। इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं तो आ जाएगा 1 + 1 = 2, अर्थात z की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। किसके लिए, BCC के लिए। लास्ट रह गया है 4th। देखो बेटा हम बात करते हैं ECC के लिए, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसमें जो टोटल आइटम लगे होते हैं कॉर्नर पे रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और जो जो 2 आइटम होते हैं वो आमने सामने के फेस पर होते हैं या 2 अपोजिट फेस पे लगे होते हैं आइटम, ठीक है। तो कॉर्नर कितने होते हैं यहाँ पर, 8, कंट्रीब्यूशन 1/8, पॉजिटिव टाइम्स 2 मल्टीप्लाई फेस का कंट्रीब्यूशन कितना है, देखो 1/2 कैलकुलेशन कर लेंगे, आ जाएगा 1 + 1 = 2। तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो बेटा आपको ये याद कर लेना है, क्या करना है आपको, याद कर लेना है कि z की वैल्यू FCC BCC के लिए कितनी कितनी होती है, ठीक है ना। तो सारी वैल्यू आप याद कर लेंगे कि FCC के लिए z का मान कितना होगा, BCC के लिए कितना होगा, सिंपल क्यूबिक के लिए कितना होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ में आया हो तो आपको न्यूमेरिकल सारे समझ में आएंगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो को बार बार देखना, क्लियर करना उसको, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।